दिन अमेरिका की जेल में अकारण बंद था, लेकिन भारत की नपुंसक सरकार की यह हैसियत न हो सकी कि वो अमेरिका से पूछ सकती कि एक भारतीय नागरिक को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट के 12 संगीनों के दबाव में जबरदस्ती जेल में बंद रखना और ये मौका भी न देना जो कि उनका ही विधान है कि मैं अपने वकीलों से मिल सकूं या अपने वकीलों को खबर कर सकूं। भारत की सरकार चुप रही, भारत का राजदूत चुप रहा। वे 12 दिन मेरे लिए इतने शर्म के दिन थे, इस बात की शर्म के कि मैं भारत में पैदा क्यों हुआ। जब ओशो की हर एक मूवमेंट की वीडियो फुटेजेस खींची जाती थी, लेकिन मृत्यु के वक्त एक भी वीडियो फुटेजेस नहीं। ऐसा क्यों? ओशो से यूएसए क्यों डरे हुए थे और क्यों मोरारजी देसाई ओशो के अगेंस्ट थे? ओशो की पूरी लाइफ जर्नी कंट्रोवर्सी से घिरी रही। लोगों ने इनको पहले भगवान कहे, फिर इनको सेक्स गुरु के टैग दिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि 21 देशों ने इनकी एंट्री बैन कर दी। चलिए इन सब बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। This whole existence is a dance of life. I teach love for life. To me, all is sacred. From the lowest rung of the ladder to the highest rung, it is the same ladder. From the body to the soul, from the physical to the spiritual, from sex to samadhi. ओशो का जन्म मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में 11 दिसंबर 1931 में एक जैन फैमिली में हुआ। इनका रियल नेम चंद्रमोहन जैन था। बाद में इन्होंने यूएस से लौटने के बाद 1989 में ओशो के टैग लिए। ओशो का मतलब होते हैं जो खुद को सागर में विलीन कर लिए, यानी कि सागर की तरह अथाह ज्ञान हो। ओशो टोटल 11 भाई बहन थे, जिसमें ओशो सबसे बड़े थे। ओशो को फैमिली के लोग प्यार से रजनीश कहकर बुलाते थे। यह बचपन से ही काफी तेज तर्रार और तार्किक बुद्धि के थे। यह शुरू से ही किसी भी चीज को बड़ी गहराई से समझने, उसको जानने की क्यूरियोसिटी रखते थे। ये नहीं कि किसी ने कुछ बताए और ये तुरंत उस बात को मान गए। नहीं, ओशो तुरंत उस पर क्वेश्चंस करते और अपने तर्क से उसको जानने की कोशिश करते थे। इनके इसी तर्क और अधिक क्वेश्चंस करने पर कॉलेज से इनको निकाल दिए थे। ओशो में एक दिलचस्प बात यह थी जो इनको सामान्य बच्चों से अलग बनाते थे, वो ये कि ये टीचर से क्वेश्चंस बड़ी पूछते थे। साल 1951 में ओशो ने मास्टर की डिग्री प्राप्त की और अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट फिलोसफी की आगे की स्टडी के लिए जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में एडमिशन लिए। ओशो जब 21 ईयर्स के थे तो इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए, जिसके बाद ओशो के मन फिलोसफी के तरफ अधिक और अट्रैक्ट हुए। हितकारिणी कॉलेज में ओशो वहां फिलोसफी के प्रोफेसर से लेक्चर के दौरान इतना क्वेश्चंस पूछते थे कि प्रोफेसर भी आंसर देते देते ओशो से तंग आ जाते थे और वह समय रहते अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। दिन प्रतिदिन ओशो के क्वेश्चंस पूछने की सिलसिला बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे तंग आकर प्रोफेसर ने कॉलेज के प्रिंसिपल को अपनी फाइनल डिसीजन सुनाए, जिसमें इन्होंने टर्म ऑफ कंडीशंस रखे। या तो हम कॉलेज में बने रहेंगे या तो चंद्रमोहन जैन यानी ओशो बने रहेंगे। प्रोफेसर ने प्रिंसिपल को क्लियर बता दिए कि दोनों में से एक को कॉलेज छोड़कर जाना आज फिक्स है। अब डिसाइड आपको करना है कि कॉलेज छोड़कर कौन जाएगा और कौन बने रहेगा। प्रिंसिपल ने ओशो को अपने कैबिन में बुलाकर कहे, देखो तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस करना हर बच्चे का अधिकार है और जहां ना समझ में आए शिक्षक से करना ही चाहिए। लेकिन मेरे सामने सिचुएशन कुछ और है। अगर मैं तुमको कॉलेज में रखता हूं तो फिलोसफी के प्रोफेसर कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि सीनियर प्रोफेसर कॉलेज छोड़कर चले जाए। ओशो ने प्रिंसिपल की सिचुएशन को देखते हुए और उनके कहने पर कॉलेज छोड़ दिए। प्रिंसिपल ने बाद में ओशो का एडमिशन जबलपुर में ही स्थित D&A जैन कॉलेज में करा दिए और ओशो ने अपनी आगे की स्टडी यहां से कंप्लीट की। साल 1957 में ओशो ने रायपुर के संस्कृत यूनिवर्सिटी से एज ए लेक्चरर के रूप में अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत की और कुछ ही वक्त बाद
साल 1960 में ओशो जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए। उस दशक में ओशो फिलॉसफी के सबसे ब्रिलियंट टीचर माने जाते थे, लेकिन ओशो का फिलॉसफी पढ़ाने से ज़्यादा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल गुरु बनने में थे। ओशो चाहते थे कि हमारी जो थॉट्स है अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँचे, जिसके लिए इन्होंने टीचिंग के दौरान ही लोगों के बीच में जा जाकर वहां शिविर लगाकर प्रवचन देना स्टार्ट कर दिए। इनके थॉट्स लोगों को काफी अधिक प्रभावित करते थे, क्योंकि ओशो पॉलिटिक्स इश्यूज, वर्षों से चली आ रही रिलीजियस ट्रेडिशन और जो लोगों को सबसे अधिक इनके ओर अट्रैक्ट करते थे वह थे सेक्सुअलिटी के ऊपर खुलकर बातें करना। जहां आज भी हमारी सोसाइटी सेक्सुअलिटी के ऊपर बातें करने में कतराती है, वहीं 60-70 के दशक में ओशो सेक्सुअलिटी के ऊपर पब्लिक के बीच में बेबाक बयान देते थे। इनके सेक्सुअलिटी के ऊपर बेबाक बयान के कारण पब्लिक इनसे अधिक ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे और दिन प्रतिदिन इनकी पॉपुलैरिटीज बढ़ने लगी और इनकी फॉलोवर्स की संख्या भी तेजी से ग्रो करने लगे। और इनके सेक्सुअलिटी के ऊपर बेबाक बयान के कारण साथ में कंट्रोवर्सीज भी स्टार्ट हो गए। साल 1969 में ओशो ने फिलॉसफी के प्रोफेसर पद से रिजाइन दे दिए और यह फुल टाइम के लिए स्पिरिचुअल गुरु बन गए। उस वक्त लोगों ने इनको आचार्य रजनीश कहना स्टार्ट कर दिए थे। ओशो के फॉलोवर सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहे, वर्ल्ड के कई देशों में इनके फॉलोवर्स इनके प्रवचन को सुनने लगे और इनसे मिलने इंडिया आने लगे। इसी बीच ओशो की पहली शिष्य और पर्सनल सेक्रेटरी लक्ष्मी ठाकरसी कुरुबा बनी, जिनका नेम ओशो ने चेंज करके माँ योग लक्ष्मी रख दिए। ये ओशो के निजी कार्य से लेकर इंडिया के अंदर इनके कार्यक्रम को मैनेज करती थी। ओशो की दूसरी शिष्य और पर्सनल सेक्रेटरी फॉरेन से बनी क्रिस्टीना वुल्फ। ओशो ने इनका नेम चेंज करके माँ योग विवेक रखे। ओशो इनको अपने पिछले जन्म की प्रेमिका मानते थे। आगे यह प्रेम निर्वाणों के नाम से जाने जाने लगी। ये ओशो के लिए फॉरेन से आए हुए फॉलोवर्स को मैनेज करती थी। ओशो की इतनी तेजी से फॉलोवर्स बढ़ने के पीछे एक मेजर रीजंस में से एक ये थी, जो हजारों वर्षों से चली आ रही संन्यास की परंपरा थी, जो कठिन मार्ग माने जाते हैं क्योंकि इनका नींव जप तप यज्ञ और त्याग है। यही वो साधना है जो एक सन्यासी को पूर्ण रूप से सन्यासी बनाते हैं। लेकिन ओशो ने इन सबको पूरी तरह से बेकार बताए और कहे ऐसा कुछ नहीं होता, हम तुमको सब कुछ करते हुए बिना कुछ त्याग के एक सन्यासी बना देंगे। ओशो लोगों के सामने ऐसा थॉट्स रखते थे कि इनको ट्रस्ट हो जाते थे कि ये जो कह रहे हैं वही ट्रू है। साल 1970 के ओशो के नव संन्यास मूवमेंट ने दुनिया भर के फॉलोवर्स को अपनी ओर खींचे और देखते ही देखते इनके फॉलोवर्स तेजी से बढ़ने लगे। प्रतिदिन 2,500 से 5,000 फॉलोवर्स बैठकर इनके प्रवचन सुनने लगे, जिसमें मैक्सिमम फॉलोवर्स फॉरेनर थे। ओशो के पास जैसे जैसे फॉरेनर्स की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ओशो के इनकम भी तेजी से बढ़ते गए और फाइनली ओशो ने अपनी पहली आश्रम 1974 में पुणे के कोरेगांव में एस्टेब्लिश किए और वहीं अपने फॉलोवर्स के साथ शिफ्ट हो गए और आश्रम के अंदर ही प्रवचन देने लगे। ओशो ने पुणे के आश्रम में कई तरह के फिजिकल थेरेपी और नई नई एक्सपेरिमेंट फॉलोवर्स के ऊपर करना स्टार्ट किए, जैसे कि बॉडी को घंटों तक इधर से उधर मूव करना, एनिमल्स की तरह बिहेव करना, और इन्हीं सब में से एक थे सेक्स लिबरेशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी सेक्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओशो के मानने थे इन सब प्रैक्टिस से स्पिरिचुअल पोटेंशियल बढ़ेगी। लेकिन इस प्रैक्टिस के बाद ओशो के आश्रम के ऊपर एलिगेशंस लगना स्टार्ट हो गए। ओशो के पुणे आश्रम में 1980 से 1981 तक रही पूर्व शिष्या रोजलिन स्मिथ बताती है कि आश्रम में खासकर महिलाओं पर सेक्सुअल एक्टिविटीज ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए उन पर दबाव डाले जाते थे और अगर किसी महिला ने सेक्सुअल एक्टिविटीज ग्रुप में इन्वॉल्व होने से मना कर देती थी तो ग्रुप के लीडर उनको भला बुरा कहते और पनिशमेंट देते थे। कभी कभी ग्रुप लीडर महिलाओं को सेक्सुअल एक्टिविटीज ग्रुप में इन्वॉल्व करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करते थे। ओशो के पूर्व शिष्य एकार्ट फ्लोथर बताते हैं कि आश्रम में समर्पण नामक एक मुठभेड़ ग्रुप के दौरान 2 पुरुष मिलकर एक महिला सन्यासी के साथ रेप कर रहे थे। जब हमने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो ग्रुप के लीडर ने ऐसा करने से रोक दिए। बाद में ग्रुप लीडर बताते हैं
उसका रेप होना ही था। ओशो के एक और पूर्व शिष्य डेविड बोडेला ने एक घटना की जिक्र की जिसमें उन्होंने बताया कि एक महिला रेप के बाद आश्रम के मुठभेड़ ग्रुप से भाग निकली। बाहर रहते हुए उस महिला को आश्रम की साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बाहर निकलने में कई महीनों का वक्त लगा। बोडेला आगे बताते हैं, सन्यासियों को अपनी जीवन निर्वाह साधन के रूप में प्रोस्टिट्यूशंस में भाग लेने के लिए ग्रुप लीडर उनको प्रोत्साहित करते थे। आश्रम की महिला फॉलोअर्स में प्रोस्टिट्यूशंस इस हद तक बढ़ गई कि इन्होंने आगे चलकर महामारी वेनेरियल डिजीज जैसे गनोरिया और हर्पीज बीमारी का रूप ले लिए और यह महामारी बीमारी आश्रम के अंदर अन्य फॉलोअर्स में तेजी से फैलने लगे। महिलाओं का सेक्सुअली अब्यूज ओशो के पुणे आश्रम तक ही सीमित नहीं रहे, इनके यूएस के रजनीशपुरम आश्रम पर भी ऐसे एलिगेशंस लगे और यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएं सेक्सुअली अब्यूज्ड हो रही थी। इनकी एक वजह यह थी कि जो रजनीशपुरम आश्रम में मैक्सिमम फॉलोअर्स थे वो पुणे आश्रम के थे और इन लोगों का ऐसा करना पुरानी हैबिट थे। ओशो के रजनीशपुरम आश्रम में रह चुकी पूर्व शिष्य सारिटो कैरोल बताती है, जब मैं 12 इयर्स की थी उस वक्त मैं अपने से बड़े एज 29 इयर्स ओल्ड पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग में फंस गई जिसे मैं प्यार समझ रही थी, लेकिन रियल में वह व्यक्ति मेरा अब्यूज कर रहे थे। वह मुझे प्यार से बार बार अपनी ओर खींचते और बिस्तर पर ले जाते। ऐसे मेरे साथ कई महीनों तक हुआ। वह व्यक्ति मुझे छोड़कर और भी कई अडल्ट महिलाएं और मेरे फ्रेंड्स के साथ सेक्सुअली संबंध बनाते थे। आश्रम में उस व्यक्ति को छोड़कर कई दूसरे पुरुष ने मेरे साथ सेक्सुअली संबंध बनाए। जब मैं ओशो कल्ट से बाहर निकली तो मुझे दशकों तक मेरे साथ आश्रम में हुई अब्यूज ने परेशान किया। सारिटो कैरोल की एक सहपाठी जो उनके साथ रजनीशपुरम में एक साथ समय बिताई थी, उसने बताई कि वह 70 पुरुषों के साथ सो चुकी है और दूसरी ने बताई 150 पुरुषों के साथ। उस टाइम इन सभी की एज 16 ईयर से कम थी। ओशो के सेक्स लिबरेशन मेथड्स ने इनकी कंट्रोवर्सी और बढ़ा दी, जिस वजह से लोगों ने इनको सेक्स गुरु के टैग दिए। उस वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। वह ओशो के कल्ट के सख्त अगेंस्ट थे क्योंकि ओशो रिलीजियस ट्रेडिशन, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जैसे और भी हस्तियां हैं, उन सभी को यह क्रिटिसाइज करते और उनके द्वारा बनाए मेथड्स का मजाक बनाते थे, जिस वजह से गवर्नमेंट का इनके साथ 36 का आंकड़ा रहते थे। ओशो तो पहले से ही कंट्रोवर्सी से घिरे थे और अधिक इस अग्नि में घी डालने के काम किए। ओशो की एक बुक पब्लिश हुई संभोग से समाधि की ओर, जो डायरेक्ट सेक्स को प्रमोट कर रहे थे। इस बुक के पब्लिश होते ही ओशो के अगेंस्ट जंगल में लगी आग की तरह चारों तरफ कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गए और गवर्नमेंट भी इनडायरेक्टली इन पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि ओशो के रेवेन्यू पर अधिक जीएसटी लगाना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडियन गवर्नमेंट की इस डिसीजन से ओशो की मुश्किलें बढ़ गई और इंडिया में रहना इनके लिए खतरों से खाली नहीं थे। बीच में इनके हेल्थ इश्यूज भी बढ़ गए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ओशो ने इंडिया छोड़ने का डिसीजन लिए और साल 1981 में ओशो अपने 2 से 2,500 फॉलोअर्स के साथ इंडिया छोड़कर यूएस शिफ्ट हो गए। ओशो के 1972 में इंडिया में शिष्य बनी, जो आगे चलकर ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बनी, शीला अम्बलाल पटेल। ओशो ने इनका नेम चेंज करके मां आनंद शीला रखे। ये ओशो के सबसे क्लोज रहती थी और यही ओशो के निजी कार्य से लेकर बाहर के कार्य को मैनेज करती थी। ओशो के साथ ये भी यूएस आ गई। ओशो ने आश्रम बनाने के लिए लैंड खरीदने की काम इनको सौंपे। आनंद शीला ने यूएस स्टेट ओरेगन के पहाड़ी एरिया के पास 64,000 एकड़ की लैंड खरीदी और कुछ ही वक्त में फॉलोअर्स के साथ मिलकर वहां रजनीशपुरम नाम की एक सिटी बसा दी है, जहां खुद की पुलिस डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट और जो जो चीजें एक सिटी में होनी चाहिए उनको डेवलप कराए। ओशो ने वहां 90+ रोल्स रॉयस कारें खरीदे, एक्सपेंसिव वॉचेस और डिजाइनिंग कपड़े पहनना स्टार्ट किए। इनके लग्जरी लाइफ को देखकर लोगों ने इनको संत कम और एक पावरफुल बिजनेसमैन मानने लगे और इसी लग्जरी लाइफ के चलते ओशो के यूएस में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। ओशो अपने प्रवचन में ईसाई रिलीजियस के पुराने मेथड्स का मजाक उड़ाने लगे, जिस वजह से इनके कंट्रोवर्सी और बढ़ गए। ओशो यूएस गवर्नमेंट को पूंजीपति लोगों के लिए दमनकारी गवर्नमेंट बताते थे। इनके इस तरह के बयानबाजी और इनके कल से यूएस के मौजूदा गवर्नमेंट रीगन एडमिनिस्ट्रेशन इनसे नाखुश थे और ये ओशो पर एक्शन लेना चाहते थे।
लेकिन ओशो ने ऐसे कोई भी गलती नहीं किए थे जो इन पर डायरेक्ट एक्शन ले सके। तो इन्होंने ओशो की गलती करने की वेट करने लगे और ओशो के एक्टिविटीज पर ध्यान रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ऑफिसर्स को इनके पीछे लगा दिए। उस वक्त ओशो की पूरी दुनिया में ख्याति फैली हुई थी और जगह जगह इनके फॉलोअर्स देखने को मिलते थे। 70-80 दशक में इनके 60 प्लस देशों में लगभग 750 स्पिरिचुअल सेंटर्स थे। 1982 में ओशो के प्रवचनों से प्रभावित होकर बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना अपने एक्टिंग करियर की चरम पर बॉलीवुड छोड़कर ओशो के रजनीशपुरम आश्रम आ गए मेडिटेशन के लिए। ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंद शिला बताती है कि विनोद खन्ना अपने वैवाहिक जीवन और शराब की लत से परेशान थे। मां आनंद शिला ने 1984 के बास्को काउंटी के इलेक्शन जीतने के लिए एक षड्यंत्र रची, लेकिन यह षड्यंत्र इन्हीं पर भारी पड़ी। इनके इस एक मिस्टेक ने रजनीशपुरम को पूरी तरह से तबाह कर दिए और ओशो की लाइफ की सबसे बड़ी डाउनफॉल बनी। इसकी इस गलती की वजह से ओशो को यूएस छोड़ने पड़े। शीला ने बास्को काउंटी के इलेक्शंस में अपने आश्रम के कैंडिडेट को मैदान में उतारी और जगह जगह पर जाकर इनके लिए कैंपेनिंग करना स्टार्ट की। इलेक्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और कुछ एरिया ऐसे बचे थे जिनके बारे में आनंद शिला जानते थे कि यहाँ के पब्लिक हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं देगी और हमारे कैंडिडेट हार जाएगी। आनंद शिला ने एक डिसीजन ली कि लोगों को पोलिंग बूथ तक ना पहुंचे, इनको रोकने के लिए इन्होंने लोकल रेस्टोरेंट और दुकानों के सलाद में जानबूझकर साल्मोनेला नामक पॉइजन मिलवा दी। इनके इस पॉइजनिंग अटैक में 751 लोग इफेक्टेड हुए थे और कुछ लोगों की कंडीशंस बेहद खराब हो गए थे। मां आनंद शिला की बायो टेरर अटैक कराने की एक ही मकसद थी, पॉलिटिक्स पावर, लेकिन अनसक्सेसफुल रही। इनके कैंडिडेट बुरी तरह से इस इलेक्शंस में हार गई, कहां 14-15 रैंक पर रहे। यूएस के FBI डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की और मां आनंद शिला को बायो टेरर अटैक के मास्टरमाइंड दोषी में अरेस्ट किए। इन पर एक और एलिगेशन लगे थे फेक वेडिंग की, कि इलेक्शंस के वक्त आश्रम की महिलाओं को कहती थी लोकल लोगों से मैरिज करने के लिए ताकि कैंडिडेट्स के वोटर संख्या बढ़ेगी। इन सब दोषों के लिए कोर्ट ने इनको 20 इयर्स की सजा सुनाई, लेकिन बाद में यह 39 मंथ में ही बेइज्जत बरी हो गई। यूएस गवर्नमेंट जिस मौका की तलाश कर रहे थे ओशो पर एक्शन लेने के लिए, आनंद शिला ने वह गलती करके मौका दे दी, जिसके बाद FBI टीम और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर ओशो की मुश्किलें बढ़ा दी। ओशो के यहाँ रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होते जा रहे थे, जिसके चलते ओशो ने यूएस छोड़ने का डिसीजन लिए और 28 अक्टूबर 1985 को ओशो अपने साथ $55 करोड़ कैश, कुछ ज्वेलरीज, एक्सपेंसिव वॉचेस और कुछ फॉलोअर्स के साथ मिलकर यूएस छोड़ने ही वाला था। एंड वक्त पर FBI टीम ने ओशो को शार्लट, नॉर्थ कैरोलाइन में अरेस्ट कर लिए। Sunday night, with $55,000 in cash, guns, boxes of jewelry, and his throne, the Bhagwan and a handful of his followers fled the ranch commune. They got as far as Charlotte, North Carolina, where U.S. Marshals arrested Rajneesh and 12 of his friends. बिना अरेस्ट वारंट के ओशो को जेल में डाल दिए। इन पर अप्रवासन नियमों का उल्लंघन करने के केस चलाकर 17 डेज तक यूएस गवर्नमेंट ने इनको बिना जुर्म के जेल में रखे। जब ओशो को छोड़े गए तो ओशो पर $4 लाख के फाइन और 5 इयर्स के लिए यूएस में इनकी एंट्री रोक दी। यूएस ने कई देशों पर ओशो के एंट्री को लेकर प्रेशर बनाए। इनके डर से 21 देशों ने ओशो के एंट्री को बैन कर दी। नवंबर 1985 को ओशो यूएस छोड़कर रिटर्न इंडिया अपने पुणे आश्रम आ जाते हैं। करीब 4 साल बाद 19 जनवरी 1990 को ओशो के पुणे आश्रम में इनके मौत हो जाते हैं। ओशो की जितनी लाइफ कंट्रोवर्सी से घिरी रही है, उतने ही इनके मौत मिस्टीरियस रही है। ओशो ने मरने से पहले अपने फॉलोअर्स को बताए थे, यूएस जेल में हमें स्लो पॉइजन दी गई थी। कुछ लोग इनको ओशो के मौत के कारण मानते हैं, जो सही नहीं है। अगर स्लो पॉइजन की वजह से इनकी मौत होती तो 6 महीने के अंदर ही इनकी मौत हो जाती, लेकिन इनके मौत 4 साल बाद हुए। इससे क्लियर है कि इनकी मौत स्लो पॉइजन की वजह से नहीं हुई थी। हाँ, स्लो पॉइजन के इफेक्ट ओशो के बॉडी में जरूर दिखे गए थे। इनके कुछ ऑर्गन को डैमेज कर दिए थे, जो आगे रिकवर हो गए थे।
डॉक्टर गोकुल गोकड़ी जो पुणे आश्रम में डॉक्टर और ओशो की हेल्थ की देखरेख करते थे, जब ओशो की तबीयत बिगड़ी तो इनको लेटर हेड और इमरजेंसी किट के साथ आने के लिए इन्फॉर्म किए। जब ये लेकर पहुंचे तो इनको ओशो के पास जाने से रोक दिए और बाहर ही खड़े कर दिए। घंटों बाद जब ओशो की मौत हो गई तब इनको इन्फॉर्म किए और इनसे सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट बनाने को कहे। ओशो जब मरने के हालात में थे उस वक्त ओशो की मां पुणे आश्रम में ही थी, लेकिन उन्हें भी बेटे के मरने के बाद ही इन्फॉर्म किए गए। ओशो के आश्रम में सन्यासी की मौत को उत्सव की तरह मनाए जाते थे, लेकिन उनकी खुद की मौत को घंटों के अंदर ही उनका अंत्येष्टि क्रिया कर दी। कुछ लोगों का मानना है कि ओशो की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ओशो की मौत की एक और अटकलें सामने आते हैं कि ओशो की हर एक मूव की वीडियो बनाए जाते थे, लेकिन ओशो की मौत के दिन कोई वीडियो नहीं। वाई? इसका जवाब सिर्फ ओशो के मृत्यु के वक्त जो उनके साथ थे वही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किए। लेकिन ओशो की मौत की एक्चुअल रीजन किसी को पता नहीं चल पाए हैं कि इनकी नेचुरल मौत थी या मर्डर। आज भी ओशो की मौत दुनिया के सामने मिस्टीरियस बनी हुई है।